सबसे पहले हमारे पास स्टेटिस्टिक्स क्या है। स्टेटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा फॉर प्री डिफाइंड पर्पस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक तरीके से हम डेटा पे जो जो काम करते हैं, जैसे आपने कोई मेरे एनालिसिस वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें सारा का सारा काम किया जाता है। स्टेटिस्टिक्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी कंपनी का बड़ा डिसीजन लेने में। तो अब इसके डीप में तो हम कौन सा मीन कैसे यूज होता है, मीडियन कैसे यूज होता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, वेरिएंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, वो सब तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। वो तो हम डिटेल्ड कोर्स में पढ़ते हैं, साथ के साथ उस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इतना करा दूंगा कि इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए आपको आता होगा। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल डाटा और हम ग्रुप डेटा दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। वेरिएंस भी कराऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कराऊंगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कराऊंगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। ग्रुप डेटा पे भी, सिंपल डेटा पे भी। तो आपकी सारे की सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल अभी क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है। और पीडीएफ्स आपने एप्लीकेशन से डाउनलोड कर ही ली होंगी, ठीक है। कंप्यूटर की ई बुक हो गई या फिर करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक की ई बुक हो गई, ठीक है। साथ ही साथ आप कोर्सेज में अगर एनरोल्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, जिन लोगों ने पहले स्टैटिस्टिक्स में से डिटेल्ड कोर्स में पढ़ रखा है तो वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो एज अ प्रैक्टिस सेशन के तौर पे इसे देख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे कुछ डेटा दे रखा है 6553788, मुझे क्या पूछ सकता है, इसका कुछ भी पूछ सकता है। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मुझे सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। बहुत सिंपल डेटा है। सिंपल डेटा पे पहले करके देखेंगे 5 मिनट के अंदर, उसके बाद हम ग्रुप डेटा पे मूव करेंगे, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, बेसिकली एवरेज। तो मीन होता है मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम करूंगा मैं इनका, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 5 11 16 26 और 16 42। कितनी वैल्यूज है मेरे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। तो मेरे पास जो मीन निकल के आएगा वो आएगा 6। क्लियर है, सबका सम करा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दी। फिर आती है मीडियन। मीडियन हम कैसे निकालते हैं, अगर मुझे सिंपल डेटा ऐसे दे रखा हो तो सबसे पहले हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो सबसे पहले 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा मेरे पास 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 8। तो जब मैंने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो जो मिडल वैल्यू होती है वो मेरी मीडियन कहलाती है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज है मेरे पास, आप देखेंगे यहाँ पे 7 वैल्यूज हैं। तो मिडल वैल्यू क्या होगी, ये 4th वैल्यू। तो मेरा मीडियन क्या होगा इस डेटा का, मीडियन होगा मेरा, ठीक है। मिडल वैल्यू मेरी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। अब ये तो ओड नंबर वाली वैल्यूज का केस हो गया। अगर हमारे पास क्या होती, वैल्यूज इवन होती तो उस केस में कैसे करते, जैसे मैंने कहा ओड वैल्यूज है, मुझे इनका मीडियन बताना है। तो मैं इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, फिर मेरे पास, अब लिखते कैसे, जैसे एग्जाम में तो बहुत बड़ा डेटा आ जाएगा, कम से कम ये 5 7 वैल्यूज तो होंगी नहीं। तो आप अंदाजे से लिखा करो। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा 1, फिर मेरे पास 5 है तो मैं थोड़ी दूरी पे लिख दूंगा 5, फिर मेरे पास आया 7 तो 7 को यहाँ लिख दूंगा, फिर आया मेरे पास 3 तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे, फिर आया 2 तो 3 से पहले मैं 2 लिख दूंगा, फिर आया मेरे पास 9 तो 9 यहाँ जाएगा, और फिर आया मेरे पास 1 तो मैंने लिखा 1 यहाँ पे। क्या इस तरीके से आपको पता चल गया। बहुत लंबे केसेस होंगे ना तो एक मैनुअली एक एक करके ढूंढ के आप नहीं लिख सकते। आप फर्स्ट से स्टार्ट करें और जो सी वैल्यू जहां जहां पड़ती रहे उस हिसाब से अंदाजे से आप लगाते रहें, बाद में बीच में वैल्यू घुसाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास अगर मुझे इसका मीडियन बताना है, कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 7 वैल्यूज है। तो मीडियन क्या हो जाएगा मेरे पास, मिडल वैल्यू कौन सी होगी, 4th। तो ये क्या होगा, मेरा मीडियन होगा। अगर मैं इसे एक फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, ओड है, तो मेरे पास जो मीडियन होगा वो कौन सी टर्म होगी, मेरे पास मीडियन होगा मेरे पास n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो मेरे पास 7 वैल्यूज थी, 7+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, दैट इज 4th टर्म। और 4th टर्म मैंने निकाली तो 4th टर्म स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद आई 3, तो वो मेरी क्या होगी, मीडियन होगी। क्या ये चीज क्लियर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इवन हो जाए, जैसे 1 5 7 3 2 9 1 8, फिर से मैंने क्या करा, ये मेरे पास सेम सीक्वेंस है, नहीं अलग है, यहाँ पे 8 और आगे आ गया। तो मैं लिखूंगा पहले इसे कैसे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 आया, फिर 5 आया, फिर मेरे पास 7 आया, फिर मेरे पास 3 आया, फिर मेरे पास 2 आया, फिर मेरे पास 9 आया, फिर मेरे पास 1 आया, और फिर मेरे पास क्या आया, 8 आया, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज लिख ली, 4 8 वैल्यूज है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई, 8। जब मैं नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास इवन होती हैं तो कोई एक मिडिल टर्म नहीं होती, 2 मिडिल टर्म होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो 4th भी मेरी मिडिल टर्म है और 5th भी, ठीक है। ये दोनों मिडिल टर्म आएंगी। तो जो मिडिल टर्म है मेरी 4th और 5th, इनका एवरेज, इन दो वैल्यूज का क्या निकालेंगे हम, एवरेज निकालेंगे।
वो मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। तो 3 और 5 का एवरेज 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 ये होता है 4। अब कैसे करते हैं ये मैंने यहाँ पर तो ओरली बताया आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, मेरा मीडियन होता है n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 8 टर्म्स थी, तो 8/2 मतलब 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला रहता है। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर मेरे पास क्या हो, सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, अगर मेरा सीक्वेंस क्या है, एपी में है, तो मेरे पास मीन ही मेरा मीडियन होता है। मीन ही क्या होता है, मेरा मीडियन होता है। ये चीज हम याद रखेंगे, क्योंकि मिडल वैल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में मिडल वैल्यू मेरी क्या होती है, मीन होती है, और मिडल वैल्यू को ही हम मीडियन भी बोलते हैं। तो मेरा सीक्वेंस सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, यहाँ पे 7, 10, 13 और 16, मुझे बताना है इनका मीन क्या होगा या मीडियन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर मीडियन निकाल लो, बीच की दो वैल्यू है, इनका एवरेज निकालूंगा तो मीडियन आएगा मेरे पास 11.5। यही मेरा मीडियन होगा और यही मेरा मीन होगा। बाकी डिटेल में तो ये सब एवरेज में हम पढ़ते ही हैं, तो फिलहाल मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास मीडियन हो गया। अगली बारी आती है मोड की। मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर मैं इस सीक्वेंस को देखता हूं तो कौन कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है फॉर मोड। आप कहेंगे सर 5 मेरे पास क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और मेरे पास यहाँ पे 8 है जो कि 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इस क्वेश्चन में जो मोड होंगे वो दो होंगे। 5 भी मेरा मोड है और 8 भी मेरा मोड है। वी हैव 2 मोड्स हेयर। ठीक है, जनरली एक होता है, लेकिन अगर दो वैल्यूज मेरे पास, दोनों वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, फ्रीक्वेंसी मतलब एक वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है वो सेम हो गई, तो ये दोनों के दोनों मेरे क्या बन जाएंगे, मोड बन जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। एक होता है मेरे पास रेंज। अब ये रेंज क्या है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को अगर आप घटा देंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। अगर मैं देखूं मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज रेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 8, मिनिमम वैल्यू इज 3, तो रेंज आएगी मेरे पास 5। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगर इतना पार्ट क्लियर है, बेसिक बेसिक चीजें हमने सीख ली निकालनी, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम और वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या था, रेंज तक हम बढ़ चुके हैं। आगे बारी आती है डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, जो मेरे पास वैल्यू है वो एवरेज से कितनी दूरी पे है। जैसे कि अगर मैं इसका डेविएशन निकालूं, एवरेज मेरा कितना आया था, 6 आया था, तो ये 6 से कितनी दूरी पे है। ठीक है, एवरेज में से इस वाली वैल्यू में से एवरेज को घटाऊंगा, तो 6 में से मैंने 6 को घटाया तो मेरे पास डेविएशन आएगा 0। ये 5 है, 5 में से 6 को घटाऊंगा तो मेरे पास डेविएशन आएगा -1। तो इंडिविजुअल वैल्यूज का मैं यहाँ पे डेविएशन निकाल सकता हूँ। वैल्यू में से अगर मैं अपने एवरेज वैल्यू को घटाऊं तो वो होता है डेविएशन। क्या ये चीज समझ आ गया? तो हर वैल्यू का मेरे पास अलग अलग डेविएशन निकलेगा। फिर होता है मेरे पास एक सम ऑफ डेविएशन। क्या होता है सम ऑफ डेविएशन? ये अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। सम ऑफ डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों अलग होता है। सम ऑफ डेविएशन कहो या फिर मीन ऑफ डेविएशन, ये दोनों चीजें बराबर हैं। मीन डेविएशन और मीन ऑफ डेविएशन दोनों अलग होता है एनसीईआरटी के हिसाब से हमारी। और मीन ऑफ डेविएशन क्या होगा, क्योंकि मेरे पास ये डेटा है, इसका मैंने एवरेज ऑलरेडी निकाल लिया, तो सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, ये क्या होगा मेरे पास, सम ऑफ ऑल डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। और अगर सम ऑफ डेविएशंस निकालूंगा, अगर 6 से कंपेयर करूंगा, तो आप देखेंगे ये -1 है, -1 आएगा, ये -3 आएगा, ये +1 आएगा मेरे पास, ये +2 आएगा और ये +2 आएगा। सारी डेविएशन का सम कर दूं, ये -5 है, ये मेरे पास +5 है और ये है 0। तो सम ऑफ डेविएशंस कितना हो गया मेरे पास, सम ऑफ ऑल डेविएशंस, ये तो आएगा 0 डिवाइडेड बाय n 0। तो मेरे पास कोई भी डेटा दे रखा हो, अगर मैं उसको सम ऑफ डेविएशन या मीन सम ऑफ डेविएशन या मीन ऑफ डेविएशन निकालता हूँ, वो हमेशा 0 होता है। लेकिन मीन डेविएशन की जब हम बात करेंगे तो ये अलग चीज होती है। अब मीन डेविएशन भी हम दो तरीके से निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और एक होता है मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है। ठीक है, मीन मतलब क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। मीन क्या है, मेरा एवरेज है। ठीक है, अगर मैं इससे डेविएशन निकालूं तो सिमिलरली आपके पास जो अभी भी ये वैल्यूज निकाली यही आएंगी, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। ये मैं लिखूंगा यहां पे, i इक्वल्स टू 0 टू i इक्वल्स टू n, i इक्वल्स टू 1 टू i इक्वल्स टू n, और ये आएगा मेरे पास मॉड्यूलस में, ठीक है, xi माइनस x बार।
अब ये x बार क्या होता है, ये मेरा है मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जो हम डेविएशन निकालेंगे उसका सिर्फ पॉजिटिव सेगमेंट लेना है। xi मतलब क्या है, यहाँ पे i को 1 रखूंगा तो पहली वैल्यू ये बन जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, और ये x6 है, और ये x7 है, ठीक है। तो यहाँ पे xi ये मॉड्यूलस में रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 6 को घटाया 0, ठीक है, मॉड्यूलस में। फिर समेशन है, i को अब मैं 1 करूंगा, 1 करा तो ये 5 आएगा, 5 माइनस 6 मेरे पास -1 आएगा, लेकिन किस में, मॉड्यूलस में। फिर मेरे पास -1 आएगा मॉड्यूलस में, फिर मेरे पास -3 आएगा मॉड्यूलस में, फिर मेरे पास आएगा +1 मॉड्यूलस में, फिर मेरे पास 2 मॉड्यूलस में, और फिर मेरे पास 2 मॉड्यूलस में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 7। तो सोल्व करूंगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा मुझे, ये आएगा 1 + 1 और 3 5 5 5 10 10/7 मेरे पास क्या होगा, इसका मीन डेविएशन होगा, अबाउट मीन। मैंने मीन के कोरस्पॉन्डिंग निकाला, एवरेज के कोरस्पॉन्डिंग। मैक्सिमम केसेस में अबाउट मीन ही पूछता है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालूं तो कुछ नहीं होगा, मेरे पास फॉर्मूला सेम ही रहेगा मेरा इस तरीके से। आप कहेंगे सर ये आई मेरा क्या जा सकता है, 1 से लेके n तक जा सकता है। यहाँ पे xi माइनस मैं क्या कर दूंगा, ये मैंने मीन को करा था, मैं मीडियन को करूंगा, मॉड्यूलस में डिवाइडेड बाय n, वेयर m क्या है, मेरा मीडियन है। अगर इस केस में मैं बात करता हूं, मैंने मीडियन निकाला था, मीडियन भी मेरा क्या आया था इस केस में, क्या मीडियन भी मेरा 6 ही आया था। तो अगर मीडियन भी 6 है तो ऑब्वियसली जब मैं इसे पूरे को सोल्व करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी, अगेन वो क्या आएगी, 10/7 आएगी। ऑल्दो अगर दूसरा क्वेश्चन होता तो ये वैल्यू मेरे पास डिफरेंट निकलती। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा मीडियन है m। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो यहां से हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी पूछ सकता है, ये भी हमें निकालना आना चाहिए। उसके बाद बारी आती है मेरे पास वेरिएंस की, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की, और मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। अब ये वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास, इसे मैं डिनोट करता हूं सिग्मा स्क्वायर से, और ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n, या फिर ऊपर खाली n भी लिख सकते हैं तब भी चल जाएगा। तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास मॉड्यूलस में xi माइनस x बार डेट इज मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास n। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने डेविएशन निकाला था, मेरा मीन क्या है 6, तो यहाँ पे डेविएशन आएगा 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 7 है। सोल्व करेंगे 1 1 2, 1 + 1 + 9 + 1 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 7, 11 12 20 डिवाइडेड बाय 7। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट दिस, मतलब रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का क्या हो जाएगा, ये हमारा विचरण का हो जाएगा रूट, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √20 डिवाइडेड बाय 7। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया? अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करूं तो ये कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट के अंदर 20/7 है डिवाइडेड बाय मेरे पास ये माना जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे पास, सॉरी एवरेज कितना था हमारे पास 6। दिस इज द आंसर ऑफ माय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे आप सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसे सोल्व करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? क्या यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया है? इसके अलावा जिसको जो भी चीजें पूछनी है मैं क्लास के एंड में सारी आपसे डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन फिलहाल हम आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। चलो आगे, जो भी टीयर 2 बैच की क्लासेस होती है वो आपको कहाँ मिलती हैं, वो आपको मिलती हैं मैथ्स कोर्स के अंदर, सीजीएल टीयर 2 प्रैक्टिस, और उसके अंदर आपका मैथ्स चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब ये मैंने ऊपर ऊपर से समझाया। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये मोड का ये फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है और हमें इंडिपेंडेंटली तीनों वेरिएशन तीनों चीजें नहीं निकालनी,
कि हमें खाली मीडियन दे रखा हो, मीन दे रखा हो, हमें मोड बताना हो, या फिर हमें मीडियन और मीन दे रखा हो तो मोड बताना हो, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। छोटे डेटा के लिए फॉर्मूला जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि आप बेसिक से निकाल सकते हैं। ये एक स्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है कि अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है कि अगर मैं बिग डेटा पे बात करूं, बहुत ज्यादा डेटा पे बात करूं, तो जनरली हमारे पास ये रिलेशनशिप निकल के आती है कि जो मोड की वैल्यू होगी ना, बहुत बड़ा डेटा होगा मेरे पास, तो उसमें वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होगी अप्रोक्सीमेटली, ये माना जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मीडियन और मीन दे दिया तो आप मोड ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीधा डेटा दे रखा है पूरा का पूरा, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जब डेटा नहीं दे रखा, मीन और मीडियन की वैल्यू या फिर किसी दो चीजों की वैल्यू दे रखी है, तो तीसरी चीज निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मेरे पास सवाल है ये, ठीक है, एक डेटा सेट है, उसका मुझे मीन दे रखा है 35, मुझे मीडियन दे रखा है 60, तो हमें बताना है मोड क्या होगा। ये आपका एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा गया था। तो मोड होता है मेरा 3 मीडियन, सारे में एम ही होता है तो शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिख सकते, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू में 60 माइनस 2 इंटू में 35, और ये वैल्यू आएगी 180 माइनस 70 डेट इज 110। ये मेरा इस सवाल का क्या है, उत्तर है। क्लियर सभी लोगों को? ऐसे ही आरआरबी एनटीपीसी में भी सवाल पूछा गया था कि मीन और मीडियन का रेशियो दे रखा है ये, ठीक है, तो हमें बताना है मीन और मोड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आप लॉजिकली कह सकते थे भैया यहाँ पे मीन ही मुझे क्या दे रखा है, 4 रेशियो, तो जब मीन रेशियो मोड निकालूंगा तो चांसेस है पहला रेशियो मेरा क्या होगा, 4 होगा। तो इस पहले ऑप्शन के चांसेस करेक्ट होने के ज्यादा है, वरना आप बेसिक से कर सकते थे कि सर मैं मीन को मान लेता 4x, मैं इसे मान लेता मीडियन को 5x, तो मेरे पास यहाँ पे मीन आ गया, मीडियन आ गया, तो मोड क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 3 मीडियन मतलब 15x माइनस 2 मीन मतलब 8x, तो ये वाली वैल्यू हो गई 7x, तो ये मेरे पास आ गया मोड। तो मीन रेशियो मोड क्या हो जाएगा मेरे पास, 4x रेशियो 7x डेट इज 4:7। यही इस सवाल का उत्तर है, खत्म। चलें आगे। ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक सवाल एमटीएस का लेते हैं, बेसिक डेटा पे बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या करा इन्होंने, ग्रुप कर दिया डेटा को, जैसे स्टूडेंट्स की हाइट दे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए, और यहाँ पे कितने हैं, मतलब मेरे पास 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 155 है, मेरे पास 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 153 है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी हाइट 154 है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एमटीएस का, लेकिन बहुत बच्चों ने एग्जाम में गलत किया था। इसके पीछे वो बेसिक कंसेप्ट को ही भूल गए थे, वो जल्दबाजी में छोटी छोटी वीडियोस देख लेते हैं, मीन मीडियन मोड की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक वाला भी गलत करके आ जाते हैं। अब देखो दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, जब भी हम किसकी बात करेंगे हमें इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के अंदर हमारा डेटा क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अगर मैं इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मेरे पास 150, तो मुझे इसे दोबारा से बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा सबसे पहले आएगा मेरे पास 150 हाइट वाले कितने स्टूडेंट है, मेरे पास 7 स्टूडेंट है, ये मैंने ले लिया। फिर मेरे पास आएगा दूसरे नंबर पे 151 हाइट वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं। फिर मेरे पास आएगा 152 हाइट वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 152 हाइट वाले मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर मेरे पास आएगा 153 हाइट वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। 154 हाइट वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। 155 हाइट वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद कुछ बचा, 156 बच गया। 156 हाइट वाले मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। क्या मैंने सारे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सारी की सारी वैल्यूज लिख ली मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमारा मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारी मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू कैसे मिलेगी, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बने, ये मेरे पास बने 22 25 35 और ये हो गया 50 स्टूडेंट्स बने मेरे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गए, इवन आ गए। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवन आते हैं तो मेरा मिडिल स्टूडेंट कौन सा होगा, आप कहेंगे सर ये होगा मेरे पास 50/2th प्लस नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2। तो 50/2th मतलब 25th स्टूडेंट और 26th स्टूडेंट का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जो उनकी हाइट है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन से में आएगा, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते, इसे लिखते आप बेसिक से, तो कैसे लिखते कि 7 लोगों की 150, अगर मैं सीक्वेंस में लिखता 150 150 150, ऐसे क्या लिखता मैं 7 बार लिखता। फिर मैं उसके बाद लिखता यहाँ पे 151 कितनी बार लिखता मैं, यहाँ पे 12 बार लिखता, यही जाता ना मेरा सीक्वेंस। तो मेरे पास अगर मुझे बताना 25th स्टूडेंट 26th स्टूडेंट का आएगा, तो आप हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करते,
मेरे पास 150 की फ्रीक्वेंसी है 7, तो 151 मतलब 151 या 151 से कम हाइट वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे मेरे पास, 7 + 12 दैट इज 19। इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर मेरे पास क्या वैल्यू आई, या तो इन दोनों को कर लो या फिर मेरे पास जो ये वाला रिजल्ट था इसमें ये वाला ऐड कर दिया। 152 या 152 से कम हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 19 में 3 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 22। फिर मेरे पास 153 या 153 से कम हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 25। और मेरे पास फिर 154 है, फिर 25 + 10 दैट इज 35। तो 154 या 154 से कम हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हम ऐसे देख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे 25वें स्टूडेंट की नीड थी और मुझे 26वें स्टूडेंट की नीड थी। जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। 25वां स्टूडेंट कौन सा होगा, आप कहेंगे 25वां स्टूडेंट मेरा यहाँ पे पढ़ रहा होगा इसमें। 25वें स्टूडेंट की हाइट रही होगी मेरे पास 153, और जो 26वां स्टूडेंट है 25 यहाँ तक है, इसके बाद 26वां स्टूडेंट 26 से लेकर 35 तक यहाँ पे है, तो 26वां स्टूडेंट की हाइट कितनी रही होगी 154। तो ये आएगा 153 + 154 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 153.5। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलें क्या आगे, सबको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया? बच्चे गलत कर देते हैं, पूरा स्टेटिस्टिक्स पढ़ लिया यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो के अंदर 1 घंटे में 1.5 घंटे में, फिर भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देखा ही नहीं। राइट, कंसेप्ट्स आपके सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ये, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एजेस ऑफ क्लास इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। अगर मेरे पास इसी तरह का डेटा आ जाए जिसमें मुझे मीन मीडियन मोड सब कुछ पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एज है, मेरे पास मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मेरे पास मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिडल वैल्यू, और मेरे पास मोड क्या होता है, आपको पता है मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं मोड की बात करूं, क्या मैं मोड डायरेक्टली बता सकता हूं? यहां पे मेरे पास आप कहेंगे सर मोड होगा जिस एज के स्टूडेंट सबसे ज्यादा होंगे वो मेरी मॉडल एज बन जाएगी। हमारे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किसके हैं, ये 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जो मोड होगा वो मेरे 2 मोड निकल के आएंगे, एक होगा 17 और एक होगा 18। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 मोड निकल के आए। अब पहले हम मीन की निकालते हैं, मीन क्या होगा, मीन होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज क्या है 15, तो 3 × 15 करूंगा तो 45, 3 स्टूडेंट्स की टोटल एज आ गई मेरे पास 45। 8 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज है मेरे पास 16, तो 16 × 8 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 112 आ जाएगी। 17 स्टूडेंट हैं जिनकी 10 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज है मेरे पास 17, तो 170। 10 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज है 18, 180, इनका सम होगा। ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज है 19, तो 5 × 19 करेंगे तो 95, और यहाँ पे 4 × 20 करूंगा तो 80। ये मेरे पास क्या हो गया, इन सब सारे स्टूडेंट्स की एज का सम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, यहाँ से सम करके हम निकालेंगे 11, 21, 31 और 40। टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे 40, 40 से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आप निकाल सकते हो इसे, कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे छोड़ दूं क्या फिलहाल? चलूं आगे मैं अब, ये हो गया मेरा मीन। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन होती है मेरी मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू कहां पे पड़ेगी, 40 लोग हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होगी मेरी 20, तो मतलब इस केस में क्या होगा, n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20th टर्म प्लस 21th टर्म का एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा। तो 20th टर्म कौन सी आएगी, आप देखो यहाँ पे 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 10 21, तो जो 20वीं एंट्री है और जो 21वीं एंट्री है वो मेरी यहीं पे होगी, और 20वीं 21वीं एंट्री दोनों की क्या है, एवरेज एज 17 है, तो मेरे पास क्या होगा 20 और 21 का एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा 17। क्या क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? इस तरह का डेटा अगर मुझे दे रखा हो तो मीन मीडियन और मोड मुझे निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब जब मैंने मीडियन निकाला, ध्यान रखो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अगर ये पहले 15 की जगह यहाँ पे 20 होता और 15 यहाँ पे होता तो पहले मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ये वाला मेरे पास सवाल है, अब मेरे पास हिस्टोग्राम की फॉर्म में दे दे या क्लास इंटरवल बना के दे दे क्वेश्चन, तो उस तरह का ग्रुप डेटा आ जाए, उसमें मीन मीडियन और मोड कैसे निकालना है उसका छोटा तरीका भी और बेसिक से भी वो मैं सिखाऊंगा आपको।
क्या ये चीज क्लियर है? सबसे पहले काम करते हैं, मैं मीन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं इसका मीडियन और मोड पे ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, तो मीडियन और मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हमें लगाना होता है, तो मीडियन और मोड के फॉर्मूले से पहले मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और उनके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं ये बता रहा है कि 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक, तो अगर मुझे इसका मीडियन बताना है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर मीडियन निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, तो इन सबको सम करेंगे, इन सबका सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, निकाल के बताओ जल्दी से। ठीक है, 12, 28, 48, 76, 84, 96 और 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ गए 100 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, उनके मार्क्स किस रेंज में पढ़ रहे हैं ये बता रखा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू मैच। ये क्या क्या है? ठीक है, एन है मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 2 करता हूं अगर मैं, तो मेरे पास ये आता है 50। तो सबसे पहले देखता हूं मैं 50 नंबर की ऑब्जर्वेशन मेरी कहां पे पड़ेगी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 50th नंबर की ऑब्जर्वेशन निकालो। ये मेरे पास 12 है, 12 और 26 कितना हो गया 28, 28 और 20 कितना हो गया मेरे पास 48, और 48 और 28 करूंगा तो 48 तक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, 48 के बाद के स्टूडेंट्स 50वें नंबर का स्टूडेंट मेरा किधर होगा, इधर होगा। 50 मेरा किधर पढ़ रहा है, इस रेंज में पढ़ रहा है, तो ये क्लास कहलाती है मेरी मीडियन क्लास। क्या कहलाती है ये वाली क्लास? जहां पे n/2th नंबर की एंट्री होगी, इस क्लास को बोलते हैं हम मीडियन क्लास। अच्छा ध्यान रखना, जो अभी पिछले डेटा करा रहा था उस केस में क्या करा रहा था मैं, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होती थी तो मैं कहता था n/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, उससे मुझे क्या मिलता था, मीडियन मिलता था। लेकिन जब हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखे हो, जब हमें क्लास इंटरवल दे रखे हो तो उस केस में मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें कौन सी एंट्री ढूंढनी होती है, हमें ढूंढनी होती है n/2th वैल्यू। ये 50th वैल्यू जहां पड़ेगी वो मेरी मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास मीडियन क्लास आ गई है, तो मीडियन क्या होता है मेरा, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट इज एल। तो लोअर लिमिट क्या है मेरे पास, यहाँ पे लोअर लिमिट है मेरे पास 40, तो लोअर लिमिट को लिखा मैंने 40 प्लस, फिर है मेरे पास n/2, तो ये तो आपको पता है 100 स्टूडेंट थे, 100/2 लिख सकता हूं, वैसे 50 भी लिख सकते थे। माइनस में मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो मेरे पास यहाँ पे इससे पहले जो क्लासेस थी उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी थी वो हमें लिखना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो हम ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास 48, इससे पहली क्लास जितनी भी है उन सबका मिला के ये कितना है 48 डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहां पे क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मेरी मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 28, तो ये आएगा 28। और अगर मैं आगे बात करता हूं इनटू में एच, एच होता है मेरा क्लास इंटरवल, क्लास के बीच में गैप कितने का है 10 का है, इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो मेरे पास इनटू में 10 कर दूंगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आया मेरे पास 40 प्लस ये बचेगा 2/28 दैट इज 1/14, 10/14। सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास ये 5/7 आ जाएगा, तो 40.7 अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा मेरा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। चलूं आगे। अब हमारे पास आता है मोड। अगर किसी डेटा का मुझे मोड निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं इनकी देखूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कहां पे है, इसमें है, तो यही क्लास मेरी क्या कहलाएगी, ये क्लास कहलाएगी मेरी मॉडल क्लास। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 40 प्लस, फिर मेरे पास है f1 माइनस f0। f1 होती है मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, और f2 होती है मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास मॉडल क्लास से। तो मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास f1 इज 28, ठीक है। ये मेरे पास माइनस में f0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी इसमें घटाऊंगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 28, माइनस में मेरे पास 20, माइनस में मेरे पास 8, और इनटू में h क्या है मेरा, क्लास इंटरवल है फिर से वो है 10। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस ये 8 है 56 बनेगा, 56 में से 28 को घटाऊंगा तो 28 बचेगा, इनटू में 10।
तो मेरे पास यहाँ पे 4 से काटोगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 2, तो 20/7 आएगा। 40 प्लस 20/7 को करूंगा सोल्व, क्या वैल्यू बनेगी, 2 जा जाएगा, फिर 60 आएगा 8 और फिर 40, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 5, तो ये आएगा 42.85। दिस विल बी माई अप्रोक्सीमेटली मोड ऑफ दिस डेटा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि मोड कैसे निकालना है? इस तरीके के डेटा का मॉडल क्लास भी पूछ सकता है। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखना, मोड में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मीडियन की बात करता हूं तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हर क्लास के बाद निकालते हैं। पहली क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, इस अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे लिखता हूं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से लेके यहां तक 12 की कितनी है, 12, ये हो जाएगा मेरे पास 12 जमा 16, इसको और इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 28। मतलब यहां तक कितने लोगों की हमने बात कर ली, 28 लोगों की। फिर 28 में से 42 को 20 को ऐड करूंगा, ये होगा 48। फिर 48 में से 28 को ऐड करता तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बनती 56 76। फिर यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू आती 84, फिर ये वाली आती 96 और ये होती 100। तो ये हमारी इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चलती है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो जब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तो वो ये थी हमारी 48 प्रीसीडिंग क्लास की। आगे बात करता हूं, अब मैं आता हूं, मेरे को मीडियन समझ आ गया, मेरे को मोड समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे मीन की। अब मीन तो आपको पता है सबको एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर मुझे ये डेटा दे रखा है, मुझे इसका एवरेज बताना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे बेसिक से बता रहा हूं पहले, फिर डायरेक्ट रेक बता दूंगा कि डेविएशन से कैसे करेंगे। कहता है 12 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 10 से 15 के बीच में, तो हम ये मान के चलेंगे इन 12 स्टूडेंट्स के कितने, 10 से 15 के बीच में, 10 से और 15 का मिडल निकालूंगा मैं, 10 + 20/2, तो आप कहेंगे 15। तो मैं ये मान के चलूंगा कि इन 12 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 15 है। ऑल्दो इनका 15 होना जरूरी नहीं है, बट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इनका क्या मान लेंगे, एवरेज। तो मैं कहूंगा 12 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 15। फिर ये 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 10 10 बढ़ता जा रहा है ना, तो ये 15 है तो यहाँ पे 25 आएगा, फिर ये 35 आएगा, ये मेरे पास 45 आएगा, फिर ये 55 आएगा, फिर ये 65 आएगा, और फिर ये मेरे पास क्या आएगा, 75 आएगा। अगर मुझे बेसिक से करना होता है इस सवाल को, बेसिक से, तो मेरे को मीडियन निकालने में कोई भी मीन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं। आप मीन कहते हैं बिल्कुल आराम से कि सर 15 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है 12, तो सॉरी 12 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है 15, तो 12 इंटू में 15। फिर मेरे पास 16 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है 25, 16 इंटू में 25, और मैं ऐसे बढ़ता जाता आगे, और मैं कहता 4 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है मेरे पास 75, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी मेरी इस क्वेश्चन में, 100 थी, तो 100 में क्या करूंगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन एग्जाम में बेसिक से हम इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसे आप डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन से एवरेज क्या होता है, एवरेज मैंने आपको पढ़ाया एवरेज चैप्टर में भी, यूट्यूब पे भी क्रैश कोर्स डाला हुआ, उसमें भी डेविएशन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये होता है मेरा एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं ये हो गया मेरा मीन ऑफ द डेविएशन। अब ये मीन ऑफ द डेविएशन या एज्यूम्ड मीन में मीन ऑफ द डेविएशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्चुअल मीन डेविएशन अगर एवरेज पे निकालता तो वो 0 आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर एवरेज वैल्यू क्या मान लेता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो मैं इसे 45 को क्या मान लेता हूं, क्योंकि बीच में पड़ रहा है, मैंने इसे मान लिया एज्यूम्ड मीन। तो आप कहेंगे सर डेविएशन निकालो। अब इसमें कितने का डेविएशन आएगा, -10, इसमें -20, इसमें -30, इसमें किसका आएगा, +10 +20 +30। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, एवरेज होगा, एज्यूम्ड मीन इज नथिंग बट 45 प्लस सम ऑफ डेविएशन। जब मैं निकालूंगा तो आप कहेंगे सर -30 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 में, -20 को मल्टीप्लाई करेगा इसमें, 10 को मल्टीप्लाई करने का इतने में, क्योंकि 10 का डेविएशन कितने पे है, 20 वैल्यूज पे है। ऐसे इधर जाएंगे हम, राइट। तो अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा आप देखेंगे सब में मेरे पास क्या, ये 10 के फैक्टर्स हैं। ये मेरे पास 10 इंटू में -3 है, ये 10 इंटू में -2 है, तो ऐसे में 10 को कॉमन ले सकता हूं, सब में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप कहेंगे सर -3 को 12 में मल्टीप्लाई करना है, और इसके बाद आगे इसी तरीके से आप आगे सीक्वेंस में जाते जाएंगे कि मैंने -3 को किस में मल्टीप्लाई करा, 12 में करा। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे -2 को मल्टीप्लाई करूंगा 16 में, -1 को करूंगा इसमें, फिर आगे +1 को इसमें करूंगा। तो आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं,
कॉमन क्या ले सकते हैं, मैं दो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 10 इंटू माइनस 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है 10 इंटू में -1, ये है 10 इंटू में 1, ये है 10 इंटू में 2 और ये है 10 इंटू में 3। ये मन मन में करना है सारा का सारा काम, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 10 इंटू में -3 है यहाँ पे, 10 इंटू में +3, क्या इन दोनों ऑब्जर्वेशन को एक साथ ले लें? 10 तो मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो मेरे पास ये वाली और ये वाली, मैं इन दोनों में कॉमन लूँ, ये -12 है, ये मेरे पास प्लस का 4 है, तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं कहूँगा यहाँ पे 3 इंटू में माइनस को मैं इधर ले गया, तो मेरे पास ये आएगा -12 प्लस कितना 4। फिर आगे बढ़ेंगे, अब मेरे पास -2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये और ये लास्ट की ये दोनों बचेंगी, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 12 है, तो मेरे पास 2 इंटू में -16 प्लस 12। फिर मेरे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन ये 20 है और ये मेरे पास 8 है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे 1 बचेगा, अब -20 प्लस मेरे पास यहाँ पे आएगा 8। ये मुझे डायरेक्टली क्या दे देगा, सम ऑफ डेविएशन दे देगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 100। ये मेरे पास क्या आएगा, इसका एवरेज निकल के आएगा। सारी कैलकुलेशन मैंने खत्म कर दी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो सेकंड्स में ये सवाल होंगे हमारे पास। 10 से ये काटूंगा तो एक 0 कट गई मेरे पास, ये माइनस का 8 बचेगा, 8 थी 24 माइनस का, फिर मेरे पास यहाँ पे माइनस का 8, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सही कर लेना, ये माइनस का 12 डिवाइडेड बाय मेरे पास बचेगा 10, और ये वाली वैल्यू आ गई 45 प्लस -36 -44 बाई 10 -4.4, तो ये आ गया मेरे पास 40.6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? मजा आया क्वेश्चन को करने में? ठीक है, ये सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया था, इसमें हमसे एवरेज नहीं पूछा था, कुछ और चीज पूछी गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मीन, मीडियन और मोड पूछ लिया, जो अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीन का भी एक दो और प्रैक्टिस करा दूंगा तो याद हो जाएगा। क्या आपको ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालना आ गया है? अब मेरे पास ये सबसे बढ़िया सवाल है, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। हमारे पास ये डेटा दे रखा है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड स्टूडेंट्स के कितने हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। हमसे क्या पूछा है इसमें, मीन, मीडियन, मीन पूछा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी की सारी चीजें हमें बतानी है। तो अब ग्रुप डेटा पे हमें वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा, ये चीज भी हम सीखेंगे कि कैसे ग्रुप डेटा पे निकालना है। सिंपल डेटा पे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, वो आप निकाल भी लोगे क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है। ग्रुप डेटा पे हम निकालना सीखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 10 से 20 मुझे दे रखा है, तो मुझे इसका क्या बताना है, मीन बताना है। तो आप सबसे पहले देखो, ये 7 क्लासेस दे रखी है, इसे हम बोलते हैं पूरी क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, टोटल कितनी है, 7 क्लासेस। मिडिल क्लास को पकड़ लो सबसे पहले, मिडिल क्लास है मेरी ये वाली, ठीक है, मिडिल क्लास ये है, तो मैं जो अपना एज्यूम्ड मीन मानूंगा वो इस वाली रेंज में मान लेता हूँ, 40 से 50 के बीच में क्या आएगा, 45। मैंने एज्यूम्ड मीन किसे मान लिया, 45 को मान लिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो मेरा मीन क्या होगा, एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लो, कितनी है मेरे पास, 2 और 3 5, 6 11, 11 25 और 11 37, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरी ये है, एक काम करो, इसे 37 ये हमारे पास आ रहा है ना, जिसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज हमारे पास थोड़ी वैसी हो जाएंगी, ये डिवाइडेड बाय 37 कटेगा नहीं तो परेशानी करेगा आगे जाके। एक काम करता हूँ, मैं वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, आप चाहे तो इसी वैल्यू पे, वरना इसे मैं 8 कर देता हूँ दोनों को, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी 8 कर देता हूँ और ये वाली वैल्यू भी मैं, एक सेकेंड, 11 25 36, चलो सही है, 36 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा, मैंने कहा ये है 45, ये है मेरा क्या है, एज्यूम्ड मीन, तो मीन क्या होगा, 45 प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर 45 से डेविएशन निकालूंगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर -10 की डेविएशन, यहाँ पे -20 की, -30 की, यहाँ पे मेरे पास डेविएशन आएगी +10 की, +20 की और यहाँ पे +30 की आएगी। अगर आप ध्यान से देखें, -30 में मेरे पास 2 वैल्यूज है, +30 पे भी 2 वैल्यूज है, तो सम करके क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर मेरे पास -20 पे 3 वैल्यूज है, +20 पे भी 3 वैल्यूज है, तो 0 बन जाएगा। -10 डेविएशन पे 6 वैल्यूज है, +10 डेविएशन पे 6 वैल्यूज है, तो सम क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 36,
तो मेरा एवरेज क्या आ जाएगा, क्या 45 ही मेरा यहाँ पे मीन रहेगा। तो मीन तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, मीन निकालने में मुझे कोई भी समस्या नहीं आई। ठीक है, अब बारी आती है मेरे पास मीन डेविएशन की अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, मैं फॉर्मूला फिर से रिवाइज कराता हूं। ये होता है समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे ये होता है मेरे पास xi माइनस एक्स बार इज मीन डिवाइडेड बाय n। क्या इतना पार्ट क्लियर है? तो अगर मैं सोल्व करता हूं तो डेविएशन निकालो सबसे पहले, मेरे पास डेविएशन कितनी आएगी। तो डेविएशन तो आपको जो ऊपर लिखी हुई है ये डेविएशन ही है मेरे पास, -30 ये सब। ठीक है, 45 से अगर डेविएशन निकालूंगा तो इसका एवरेज होगा 15, 45 से 15 को घटाऊंगा तो -30, ये सारी की सारी मेरी क्या है, डेविएशन है। तो मेरे पास समेशन होगा, ये होगा 30, फिर होगा मेरे पास 20, फिर मेरे पास होगा कितना, ऐसे चलेगा 10, इस तरीके से चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान क्या रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, कितनी वैल्यूज है मेरे पास जिनमें डेविएशन -30 का आ रहा है, मेरे पास 2 वैल्यूज हैं। अगर 2 वैल्यूज में -30 का डेविएशन आ रहा है मेरे पास, तो -30 का डेविएशन को मोड में रखूंगा तो मेरे पास ये मोड का -30 आएगा। कितनी वैल्यूज है, अगर मैं एक एक करके लिखता वैल्यू को, तो 2 वैल्यू थी तो मैं ऐसे लिखता -30 प्लस -30, या फिर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 है तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर मेरे पास आगे बढ़ूंगा, फिर मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 3, डेविएशन कितने का है, -20 का है। फिर मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 6, डेविएशन कितने का होगा मेरे पास, -30 का होगा। यहाँ पे तो डेविएशन होगा मेरे पास 0 का, 45 में से 45 को घटाऊंगा तो मैं यहाँ पे 14 इंटू में 0 लिख सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम इसमें, फिर मेरे पास यहाँ पे फिर 6 का डेविएशन होगा, ये 10 है सॉरी। फिर मेरे पास 3 है, 20 का डेविएशन है 3 वैल्यूज पर, और फिर 2 वैल्यूज पे मेरे पास 30 का डेविएशन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 36। अब देखो ये आपको पता है यहाँ पे बिल्कुल सेम रिजल्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिजल्ट है वही रिजल्ट मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो दोनों को दोबारा ना लिखने की जगह मैं ऑब्वियसली डबल कर सकता था, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास ये आएगा 30, 2 है तो 4 इंटू 30 120, फिर मेरे पास यहाँ पे 3 3 20 20 तो 6 इंटू 20 120, फिर मेरे पास है 6 इंटू में 10 60, 6 इंटू में 10 60 60 60 120, डिवाइडेड बाय मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 36, तो ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 36। आंसर क्या आ गया मेरा, क्या ये 10 आ गया। क्या मैंने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया। अब बारी है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने की, कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। यहाँ पे मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर निकालना तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा मीडियन। ठीक है, अब मीडियन को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप कहेंगे सर इसे, या तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि सर यही मेरी मीडियन क्लास आने वाली है, अदरवाइज आप बेसिक से करें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, यहाँ तक मेरे पास 2 है, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 25 31 34 और 36, लास्ट की तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 36 है, तो n बाई n क्या हो गया 36, n बाई 2 कितना हो गया मेरे पास, n बाई 2 हो गया मेरे पास 18। अगर 18 कहाँ पे पड़ेगा मेरा, इस वाली क्लास में पड़ेगा, 11 से 25 के बीच की वैल्यू जिधर है, तो मेरे पास ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। अगर ये मेरी मीडियन क्लास हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि मीडियन का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो ये होगा मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास डेट इज 40 प्लस n बाई 2 डेट इज 36 बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो है 11 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास डेट इज 14 इंटू में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटू में h डेट इज क्लास इंटरवल जो कि है मेरे पास क्या है 10 है। क्लियर, तो मीडियन निकालूंगा मैं, इसका मेरे पास मान आएगा 40 प्लस ये आएगा 18 माइनस 11 डेट इज 7 बाय 14 इंटू में 10, और इस क्लास में आप देखेंगे मीडियन मेरे पास फिर से क्या आ गया 2, और यहाँ पे ये आ गया 5 45। ये तो मेरा जो मीडियन निकला ये मेरे मीन के बराबर आ गया। अगर मीन के बराबर मीडियन आ गया तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्लास है मीन डेविएशन अबाउट मीन जो मैंने निकाला था, क्या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी वही बन जाएगा, क्योंकि मीन और मीडियन मेरे बराबर हो गए, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी मेरे पास क्या आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था, डेट इज 36 बाई 360 बाई 36 डेट इज 10 विल बी माई आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऑल्दो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें सेम वैल्यूज नहीं बनेंगी, उसमें अलग वैल्यूज बनेंगी, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सिंपल इसलिए रखा है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए, सिंपल वैल्यूज मैंने रखे और एग्जामिनेशन में
आपको ज़्यादा मुश्किल वैल्यूज एग्जामिनर देगा भी नहीं, इससे सिंपल ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर ग्रुप डेटा दे दिया, उसमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने को कहा, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो चांसेस कम है एग्जामिनर इतना ज़्यादा डीप में पूछे, लेकिन अगर देगा तो सिंपल वैल्यू जैसे यहाँ पे वैसे ही सिंपल वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक। आगे मैं बात करता हूँ, अब बारी आती है वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है मेरे पास, ये होता है सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास आई मेरा 1 से लेके n तक, मॉड्यूलस में xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो देखो मेरे को बार बार मीन डेविएशन, ये क्या है, डेविएशन है, डेविएशन मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास -30 -20 -10, ये 0, 10 20 30 यही डेविएशन आने वाला है, आपको पता है, ठीक है। डेविएशन का भी स्क्वायर करना है मुझे, तो यहाँ पे -30 का स्क्वायर होगा मेरे पास, और कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 2 वैल्यूज हैं, तो 2 वैल्यूज पे -30 का स्क्वायर है। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज हैं जिसमें -20 का स्क्वायर है। मेरे पास यहाँ पे 6 वैल्यूज हैं जिसमें -10 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर मेरे पास कितनी 14 वैल्यूज हैं जिसमें 0 का स्क्वायर है। और उसके बाद आप देखेंगे आगे ऐड करूंगा तो यहाँ पे सिमिलर चीजें चल रही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा 6 वैल्यूज पे +10 का स्क्वायर है, 3 वैल्यूज पे मेरे पास 20 का स्क्वायर आएगा, और मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज पे यहाँ पे 30 का स्क्वायर आएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 36। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनी, देखो 2 और 2, 4 इंटू में 30 का स्क्वायर, 900 इंटू में 4, 3600। फिर मेरे पास यहाँ पे 3 और 3 6 इंटू में 400, 2400। फिर मेरे पास 6 और 6 12, 12 इंटू में 100, 1200। यह आएगा डिवाइडेड बाय 36। अगर मैं कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बनी, 7200 भाग 36, ये आ जाएगा मेरे पास 20। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो मेरे पास यहाँ पे वेरिएंस आ गया 20। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये होता है, तो ये हो जाएगा √20। क्या ये मेरे पास आंसर आ गया? अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है √20 डिवाइडेड बाय, अगर मीन की बात करूंगा तो ये है मेरे पास 45। सोल्व कर लेंगे, रेशियो में निकालना है तो एज इट इज ये आंसर आ जाएगा, ये है रेशियो में। अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो परसेंटेज में क्या होता है, इंटू 100% कर देंगे, तो √20 डिवाइडेड बाय 45 इंटू में 100%, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करूंगा यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे 9 रह जाएगा नीचे, ये मेरे पास 20√20, इसे लिख सकते हैं 40√5, ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। चलूं क्या आगे मैं अब हमारे पास यहाँ पे है, ये क्वेश्चन कहता है मेरे पास, ये तो सारा निकाल दिया ना मैंने, चलो ये सब हम सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। एक और क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये आपका होमवर्क का सवाल है, ठीक है। ये एपी सीक्वेंस दे रखा, आप खुद सोल्व करके बताएं कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। इसका निकालने की कोशिश कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमसे पूछा है, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी इसकी। आगे मैं बढ़ता हूं, हमें क्या दे रखा है, एक डेटा का मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, तो ये हो जाएगा दिस इंटू में 100%, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह एग्जामिनर चाहे तो वेरिएंस देके कंफ्यूज भी कर सकता है, तो वेरिएंस देगा तो आपका रूट निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस ओनली डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 100%, और आप कह सकते हो सर ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 20%, ठीक है। हमसे बेसिकली होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कि मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितने प्रतिशत है, तो मीन है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो मीन का कितना प्रतिशत है स्टैंडर्ड डेविएशन, यह है 20%, तो यही मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। क्या ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? चलूं क्या आगे अब मैं, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फॉर्मूले अगर आपको याद है डायरेक्टली अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, मान लो हमारे पास डेटा दे रखा है कुछ ऐसा, आपको इसमें कुछ और पूछ सकता है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, या फिर आपको इसी क्वेश्चन में घुमा के वेरिएंस पूछ सकता है। क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस करे, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें दे रखी थी। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में ये वाला सवाल दे दे, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू लिख दे, यहाँ पे लिख दे x, आपको मीडियन की वैल्यू दे दे, आप बताएं, सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। अगर फॉर्मूला बताऊंगा डायरेक्टली आपको अप्लाई करना और अपना आंसर निकालना है। आई होप दिस वीडियो
इज वेरी यूजफुल टू यू। एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स का कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आप कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको आगे नहीं आने वाली। कोई डाउट है तो मुझे बताइए आप। चलिए गाइस, आज सेशन को वाइंड अप करते हैं हम। ठीक है, मैथ्स के लिए जो लोग ऑफिसर्स द्रोणाचार्य बैच का पार्ट नहीं है, तो कंप्लीट मैथ्स कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं।